गज को पूर्ण सारी सुविधाएं आपको देनी होगी। और मैं पिछले 15-20 दिनों से लगातार आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त भी है और मुझे भरोसा है कि आप लोग इस बार हमारे एनडीए सरकार के प्रत्याशी होने के नाते आप लोग भारी बहुमत से हमें विजय दिलाएंगे और एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को आप पुनः मौका देंगे। सभी आने वाले 5 साल हमारे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण बातें सुनिएगा, सुनिए बोले। आने वाले 5 साल हमारे प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक लंबे समय के बाद हमारे प्रदेश को ऐसा 5 साल मिलने जा रहा है जो डबल इंजन की सरकार के 5 साल होंगे, जहां पर एक तरफ केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पिछले 20 दिन से प्रचार में हैं और कल पहले चरण का मतदान भी है। पहले चरण की जितनी भी सीटें हैं और जो जानकारी, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अब ये बड़ी जिम्मेदारी बहादुरगंज की महान जनता की है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बने तो यहाँ से हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक, बहादुरगंज विधानसभा का विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए, विधायक के रूप में मोहम्मद कलीमुद्दीन जी यहाँ से होने चाहिए। अब ये होना क्यों जरूरी है? ये होना क्यों जरूरी है? ये होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगले 5 साल जब डबल इंजन की सरकार में बिहार की हर एक विधानसभा जब तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगी, तो आपका विधायक अगर वो एनडीए का विधायक नहीं हुआ, अगर वो महागठबंधन के किसी दल का विधायक हुआ, तो वो अगले 5 साल सिर्फ बहाना बनाएगा। अगले 5 साल वो सिर्फ आपको आकर बोलेगा कि भैया बिहार सरकार हमारी बात नहीं सुनती, मंत्री हमारी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार हमारी बात नहीं सुनती। अगले 5 साल हम जो बोल रहे हैं महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, पहले उसको गंभीरता से सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आगे फोटो हम जाते हुए खिंचा लेंगे, पर अगर ये बात आप नहीं समझिएगा ना, तो अगला 5 साल फिर इसी तरीके से रहना पड़ेगा। क्योंकि जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल है जो हम लोगों को क्षेत्रवाद में बांटते हैं कि भैया सीमांचल का इलाका, फलाना इलाका, ढंकाना इलाका मुसलमानों का इलाका है, तो मुसलमान का इलाका कभी एनडीए के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा भैया? कितने साल तक ये लोग इसी तरीके से हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटते रहेंगे और मुख्य धारा के साथ अलग रखेंगे। और मैं जितनी बातें आज आप लोगों से करके जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बात बहादुरगंज विधानसभा की एक एक दखल, एक एक पंचायत, एक एक गांव, एक एक घर, एक एक परिवार तक जानी चाहिए, एक एक मुसलमान साथियों तक जानी चाहिए। क्योंकि इन लोगों ने दशकों से मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखा और इन्होंने उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमा कर इस बात को सुनिश्चित किया
कि भैया मोदी का डर दिखा के, एनडीए का डर दिखा के हम लोग मुसलमानों को सीमांचल के इलाके में आने वाले किसी भी विधानसभा को हम लोग उधर वोट देने नहीं देंगे। और बदले में क्या मिल रहा है? जब हम लोग की सरकार आ रही है, क्योंकि विधायक हम लोगों के साथ बने हैं, वो हम लोगों से बातचीत नहीं करता, उसको अपनी राजनीति करनी है। अगर वो यहाँ पे आके क्षेत्र में विकास करके दे देगा, आप लोग के सड़कें, नली गली, अस्पताल, स्कूल खोल के दे देगा, तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी? कैसे वो बोलेगा भैया कि मोदी हमारे लिए काम नहीं करते? कैसे वो बोलेगा कि बिहार की एनडीए सरकार हमारी बात नहीं सुनती? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। समझिए आप लोग इस बात को। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांट कर और बदले में हम लोगों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हम लोग ऐसे धूप गर्मी धूल मिट्टी में खड़े होकर बस उनकी बातें सुने जा रहे हैं। भैया अगर वो लोग इतने ही मुसलमानों के हितैषी होते तो बताइए ना मुझे, 15 साल दिए थे, 15 साल निरंतरता में दिए, क्यों नहीं मुसलमानों का भला हो गया? केंद्र में अधिकांश समय किसकी सरकार थी भैया? किसकी सरकार थी? हम लोगों की एनडीए की सरकार तो अब आने लगी, या बीच में थोड़े समय वाजपेयी जी की सरकार थी। पर लगातार निरंतरता में लगभग 60 साल ऐसे गए आजादी के बाद, जहां पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, बिहार में 90 के पूरे दशक में राजद की सरकार, और उसके बाद जब 2006 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मुसलमानों के बदहाल परिस्थिति का जिक्र करती है कि कैसे वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर अभी भी पिछड़ेपन के शिकार है। तो कौन जिम्मेदार हुआ भैया? मोदी जिम्मेदार हुए, एनडीए की सरकार जिम्मेदार हुई, या ये राजद कांग्रेस के लोग जिम्मेदार हुए? ये आप लोगों को सोचना होगा, नहीं तो इसी तरीके से ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। और कैसे कोई एनडीए की सरकार में किसी भी मुसलमान का हित होने देगा? भैया चिराग पासवान खड़ा है उस सरकार में और सीना तान के खड़ा है, किसी एक आदमी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। और मुसलमानों को मुझे अपना समर्पण साबित करने की जरूरत है। मुझे बताने की जरूरत है मेरे मुसलमान भाइयों को कि उनके लिए हम लोग चिंता करते हैं कि नहीं करते। अरे भैया, मेरे पिता, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, पूरी पार्टी खत्म कर दी मुसलमानों के लिए, ये कहते हुए कि बिहार में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्यों नहीं बना दिया भैया राजद ने? क्यों नहीं बना दिया बताइए मुझे? लालू जी, तेजस्वी जी, क्यों नहीं 2005 में इन लोगों ने समर्थन कर दिया कि ठीक है भाई, हम लोग एक मुसलमान चेहरा देते हैं, आप अपना समर्थन दे दीजिए, हम लोग सरकार बनाते हैं। क्यों नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, क्यों? क्योंकि ये लोग सत्ता एक हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इन लोगों को डर कि अगर कोई और आ गया तो इन लोगों की राजनीति पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। भैया इन लोगों के लिए राजद, कांग्रेस, महागठबंधन के लिए मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है, सिर्फ एक वोट बैंक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव के वक्त आएंगे, मुसलमानों का वोट लेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, अपने विधायक जिताएंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। और जो ये सीने पे तमगे की तरह लगा के घूमते हैं ना भैया, एमवाई समीकरण, क्या है भैया? बिहारियों को बांटने की साजिश है। हम 14 करोड़ बिहारी जिस दिन एकजुट हो गए, एकत्रित हो गए, तो देश तो क्या दुनिया को बदलने का मौका। पर ये लोग एकजुट होने नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक रोटी कैसे सकेगी? मुसलमानों में एमवाई में मुसलमान उनका वोट बैंक, और वाई में कौन? यादव में सिर्फ एक परिवार। मजाल है इस परिवार के अलावा कोई और आ जाए, कोई गरीब यादव आ जाए तो सत्ता पे आके बैठ जाए, मुख्यमंत्री बनेंगे तो स्वयं बनेंगे, जेल जाएंगे तो इनकी अर्धांगिनी बनेगी, अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा बनेगा, सांसद बनेगा तो बेटी बनेगी। मुसलमानों में वोट बैंक, यादवों में एक परिवार, ये इन लोगों की राजनीति है। और हम लोग इन लोगों की राजनीति में पिसते जा रहे हैं, दशकों से पिसते जा रहे हैं।
इसीलिए साथियों आज आग्रह करने आया, इस डर को दिल से निकालना होगा जिस डर का लाभ उठाकर ये लोग अपनी राजनीति करते हैं। भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में, कौन उनके धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठा सकता है? कौन कह सकता है कि इन्होंने कभी धर्म या जात की राजनीति की हो? मेरे ऊपर कौन सवाल उठा सकता है? भैया अभी उदाहरण दिया, 2005 में पूरी पार्टी हम लोगों ने समाप्त कर दी, उस तक नहीं कहा हम लोगों ने। कभी हम लोगों ने जाकर दोबारा फरवरी का चुनाव हुआ, 29 विधायक जीत गया। मेरे पिता ने कहा मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, नवंबर के चुनाव में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई मुसलमान साथी हम लोग के साथ नहीं आया। नतीजा हम लोगों के विधायक सीधा 9-10 हो गए। क्या मिला हम लोगों को? और उसके बाद भी दिन रात आपके संघर्षों के लिए मैं मेरी पार्टी लगी रहती है और बदले में हम लोग कोई अपेक्षा नहीं रखते। इसलिए वोट मत दीजिए कि आपको मोदी का डर दिखाया जाता है, इसलिए वोट मत दीजिए कि आपको इंडिया का डर दिखाया जाता है। किसको डर है भैया? करीमुद्दीन जी से यहाँ पे जाएंगे तो एक सत्ताधारी पक्ष में आपकी बात रखने वाला भैया कोई तो होगा जो आपके हर अधिकारों के लिए लड़ेगा। नहीं तो दे दीजिए मौकों में, दे दीजिए। कोई नहीं रहेगा वहां पर प्रतिनिधित्व करने वाला। ये लोग आपकी बात करेंगे नहीं और वहां इंडिया में आपकी बात करने वाला कोई होगा नहीं। अब ये सोचना आप लोगों को है, ये तय आप लोगों को करना है कि किसके साथ जाना है, विकास के साथ जाना है या धर्म के नाम पर हमने अपनी पिछली पीढ़ी पर बर्बाद की, अब आने वाले बच्चों की भी पीढ़ी बर्बाद करते हैं धर्म के नाम पर। अगर ये सोचे तो किसे बर्बाद? अभी भी कौन खुशहाल होकर जी रहा है यहाँ पे? और अगर नहीं बर्बाद करना है तो जुड़िए मुख्य धारा के साथ, आइए इंडिया के साथ, आइए हम लोग के साथ। चिराग पासवान यहाँ पर है भाई, मेरी रगों में मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का खून है, मरता मर जाऊंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। इसीलिए साथियों यहाँ क्या करने आया हूँ, क्योंकि ये जात पात धर्म मदद से मेरी सोच बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच है। मेरी सोच में कोई हिंदू बिहारी नहीं है, मुसलमान बिहारी नहीं है, अगला बिहारी नहीं है, पिछड़ा बिहारी नहीं है। इन लोगों के अंदर समीकरण है, मेरा भी अंदर समीकरण है। और मेरे एम में ये महिलाएं हैं तो देश की दुनिया की आधी आबादी है। मेरे भाई में ये युवा है तो हमारे देश की नहीं, हमारे प्रदेश की नहीं, हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। ये है मेरे एम समीकरण। मैं महिलाओं युवाओं को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, बिना जात पात धर्म मजहब में उलझो। और अब आप लोगों को करना है कि आप लोगों को इस विकास की सोच का साथ देना है, या वही किसी पिटी राजनीति जो दशकों से चलती आ रही है और जिसका सिरा ये है जहाँ पे कोई विकास नहीं। ये सोचना आपको है, ये तय आपको करना है कि इन बच्चों को आप लोगों को बेहतर शिक्षा देनी है, युवा साथियों को अपने ही जिले में अपने ही प्रखंड में रोजगार उद्योग के अवसर देने हैं, या जात पात धर्म मजहब में अगली पीढ़ी को भी बर्बाद करना है, ये फैसला आपको करना है। बस मैं इतना आग्रह कर सकता हूँ कि आइए जुड़िए और चुनिए ऐसे नेताओं को जो बिहार की विधानसभा में जाकर सिर्फ और सिर्फ आपके क्षेत्र के विकास की बात करें, बिना आप लोगों के विकास की बात करें। इसीलिए आगामी 11 तारीख को बहुत सोच समझ कर मतदान कीजिएगा और मेरी इन बातों को हर घर तक पहुंचाने का काम कीजिएगा, खासतौर पर मेरे तमाम मुसलमान भाइयों का पहुंचाने का काम कीजिएगा। और अब जात पात धर्म मजहब से उठकर आग्रह करूंगा कि आगामी 11 तारीख को जब आप मतदान केंद्र जाए तो इन छोटे छोटे बच्चों के सपनों को ध्यान में रखे जाइएगा, इनके भविष्य को ध्यान में रखे जाइएगा और वहां जाकर जब बटन दबाइएगा तो इनके बेहतर भविष्य के बटन दबाइएगा। ये मेरी बात को आप लोग मानिएगा ना, जो हम ठीक कह रहे हैं ना, सुनिएगा और समझिएगा। और जब 11 तारीख को जाइएगा तो कितने नंबर पर बटन दबाइएगा सबको